एग्जाम में अगर दो चार डिजीज और डाल दें कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो सबसे बड़ी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस है। जब सबसे बड़ी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस है तो जाहिर सी बात है फिर ये जो है प्रैक्टिस यानी कि डॉक्टरी करने के हिसाब से भी और परीक्षाओं के हिसाब से भी और पढ़ने के हिसाब से भी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस पेज नंबर 333 यानी कि 333 333 पेज नंबर पे हम शुरू कर रहे हैं। मैंने नोट्स आप लोगों को भिजवा दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को यूनानी में सिल कहते हैं और दिक भी कहते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया अपनी अपनी जो आप लोगों की जो वीडियो है, जो कैमरे हैं, उनको ऑन रखें। आवाज आप लोग अपनी बंद रखें, ठीक है? माइक बंद रखें और अपने कैमरे ऑन रखें और नोट्स में ध्यान दें जो मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज। ट्यूबरकुलोसिस को यूनानी में सिल कहते हैं और दिक भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसका यूनानी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यूनानी में क्या जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी किसे कहते हैं, टीबी की असबाब क्या हैं यानी कि कारण क्या है, अलामात क्या हैं यानी कि निशानियां क्या हैं, इसका इलाज क्या है, क्या इसमें इलाज इलाज दिया जाता है। उसके बाद हम यही सब चीजें इंग्लिश में पढ़ेंगे यानी कि एलोपैथिक में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आज हम ट्यूबरकुलोसिस का पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत खास इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिजीज है। कोई परीक्षा ऐसी जाती होगी जिसमें से ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ना पूछा जाता हो मेडिकल फील्ड में। तो कभी कभार, मतलब अगर एक साल नहीं आता तो अगले साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस देखने के बाद जो है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कृपया इसको बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से देखिए। जी ठीक है, तो सिल, सिल्वादिक मैंने इसके सिनोनिम्स बताए हैं। तो सिल, सबसे पहले सिल, सिल किसे कहते हैं? टीबी को कहते हैं। लेकिन इसकी डिफिनेशन क्या है? इसकी डिफिनेशन जो है, इसकी तारीफ जो है, परिभाषा क्या है? सिल के डिक्शनरी में मायने नंगा के हैं। नंगा, नंगा किसे कहते हैं? जिसने कपड़े ना पहन रखे हो उसको ही तो नंगा बोलते हैं ना। तो सिल के मायने क्या होते हैं? जो लफ्ज सिल है, जो शब्द सिल है, अगर डिक्शनरी शब्दकोश में हम देखें तो शब्दकोश में उसके मायने नंगा के होते हैं। वैसे जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस को सिल कहते हैं और दिक भी कहते हैं, दोनों को टीबी कहते हैं। लेकिन अगर हम सिल के मायने डिक्शनरी में देखें, शब्दकोश में देखें, लुगत में देखें, तो उसमें मायने होते हैं नंगे के। ठीक है, अब नंगे के क्यों कहते हैं? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस को सिल इस वजह से कहते हैं कि इस बीमारी में मरीज सूखा सूखा और कमजोर और कपड़ों से एकदम अलग नजर आता है। इसके कपड़े एकदम ढीले और उसके बदन से अलग नजर आते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ ना पहना हो, इसलिए इसका नाम सिल रखा गया है। चूंकि मरीज के जो कपड़े होते हैं, मरीज सूखा हुआ होता है। मरीज, टीबी जो है, जो सिल एक बीमारी है, इसमें मरीज सूख जाता है, उसके मसल्स जो है वो एट्रोफी यानी कि सूख जाते हैं। तो जो उसके कपड़े हैं जिनको वो मुस्तकिल पहले पहन के आ रहा होता है, वो उसको बहुत ढीले आने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कपड़े ऐसे ही लटका दिए गए हों। ठीक है, और मरीज को लगता है जैसे उसने कुछ पहने हुए ना हो। पहने इसलिए लगता है क्योंकि जो कपड़े उसको कभी फंस के आया करते थे, जो जिनकी उसको अनुभूति होती थी, उसको पता लगता था कि उसने पहन के आया, वही कपड़े उसको क्या ढीले मीले नजर आते हैं, तो जैसे उसने पहन ना रखे हो, इसलिए इसका नाम सिर रखा गया है। कुछ अतिब्बाओं ने यानी कि फलसफी ने सिल के मायने लागिरी यानी कि कमजोरी के भी बताए हैं। यानी कि कुछ ने इसके मायने जो हैं वो कमजोरी के लिखे हैं, लागिरी के लिखे हैं। लेकिन अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इसके मायने क्या होते हैं? नंगे के होते हैं। उसके बाद फिर बताया गया कि नंगे के इसलिए होते हैं क्योंकि वो कपड़े जो उसके अपने कपड़े होते हैं, उन्हीं में उसको ऐसा लगता है जैसे डाल दिया गया हो, ढीले ढुआले एकदम उड़ते उड़ते, तो उसे लगता है जैसे उसने कुछ पहन ही ना रखा हो, तो इसलिए सिल के मायने नंगे के हैं। पहली बात। दूसरी, फेफड़े के जख्म को दिक कहा जाता है। जो फेफड़ा है, जो लंग्स हैं, इंसान के जिस्म में दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, बीच में दिल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मोटी सी अनाटमी। उसके बाद फेफड़े के जख्म को दिक कहा जाता है, दिक। और टीबी को भी दिक कहते हैं। ठीक है, दिक के मायने भी लागिरी कमजोरी के हैं। और लागिरी लागिर हो जाना, कमजोर हो जाना। सिल के मायने भी लागिर और कमजोरी के हैं और दिक के मायने भी लागिरी और कमजोरी के हैं। और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, शॉर्ट फॉर्म टीबी है, फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी को जो है सिल और दिक भी कहते हैं। सिल के मायने नंगे के होते हैं और दिक के मायने फेफड़े का जख्म होता है। ठीक है, अगर हम डिक्शनरी में देखें, लेकिन इन दोनों को जो है टीबी ही कहा जाता है। ये ट्यूबरकुलोसिस ही के सिनोनिम्स हैं, उसके अर्थ हैं। जी, ये एक विशेष प्रकार के मादों से पैदा होता है। कौन? दिक यानी कि फेफड़ों का फोड़ा, जिसे मादाए सिलिया कहते हैं। जो विशेष प्रकार के मादे हैं,
यानी कि जो पदार्थ हैं, विशेष प्रकार के जो पदार्थ हैं, जिनसे जो है विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जिनसे फेफड़ों का फोड़ा यानी कि दिक बन रहा है, वो एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है। मॉडर्न कहती है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये जो पदार्थ है जिससे फेफड़ों का करहा बनता है, फेफड़ों का फोड़ा बनता है, जो मॉडर्न साइंस है, जो एलोपैथिक डॉक्टरी है, वो कहती है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, जो उसने डेब्रिस बनाया है, जो उसने बॉडी को यानी कि लंग्स को खाया है, खा करके जो उसने वहां गंद फैलाया है, जो पस पैदा हुई है, जो डेब्रिस पैदा हुआ है, वो है। ठीक है। लेकिन यूनानी कहती है कि वो मादा जिससे के फेफड़ों में जख्म होता है, उसको वो मादा, उसको क्या कहते हैं, मादा सिलिया कहते हैं। सिल के मैंने टीबी, यानी कि टीबी का मादा कहलाता है। यूनानी कहती है कि वो मादा जिससे टीबी पैदा होता है, हो रही है, वो मादा सिलिया, मादा कहते हैं पदार्थ को, यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे सिल यानी कि टीबी पैदा हो रही है। ठीक है, इसको कौन कहता है? यूनानी। यूनानी क्या इसकी वजह बताती है? ऐसा मादा, ऐसा पदार्थ जिससे टीबी पैदा हो रही है, इसको यूनानी कहती है। ठीक है। और इंग्लिश क्या कहती है, एलोपैथिक क्या कहती है? कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी होती है। ठीक है। यह फेफड़े की चोटी, जो फेफड़ा होता है वो ट्राइंगुलर शेप होता है। ठीक है। उसमें सबसे ऊपर जो है चोटी होती है, फिर नीचे जो है बेस होता है। बेस में एक एंगल राइट, एक एंगल लेफ्ट। ऊपर का जो होता है, एक्चुअली जो फेफड़ा है वो पिरामिड शेप का है, पिरामिड ऐसे, ये यानी कि ट्राइंगुलर। तो जो फेफड़े की जो चोटी है, चोटी यानी कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसको इंग्लिश में अपेक्स बोलते हैं। ठीक है। ये फेफड़े की चोटी यानी ऊपर वाला भाग अपेक्स को ज्यादा प्रभावित करता है, मुतासिर करता है। ठीक है। ये लाइन जो मैंने अभी बोली है, यानी कि यो के ये मादा सिलिया, वो मादा जिससे कि सिल पैदा हो जाती है, टीबी पैदा हो जाती है, ये सबसे पहले जो है फेफड़े की चोटी यानी कि फेफड़े के ऊपर वाले भाग को प्रभावित करता है। फेफड़े के कौन से वाले भाग को प्रभावित करता है? ऊपर वाले भाग को फेफड़े के प्रभावित करता है। ये किसने बताया है? ये बताया है अहमद बिन मोहम्मद तबरी, जिन्होंने किताब लिखी है मुआलिजात बुकरातिया। मुआलिजात बुकरातिया नाम की जो किताब है, एक किताब है, उसका नाम है मुआलिजात बुकरातिया। लिखी किसने है? अहमद बिन मोहम्मद तबरी। अहमद बिन मोहम्मद तबरी ने अपनी किताब मुआलिजात बुकरातिया में कहा है कि ये फेफड़े की चोटी यानी ऊपर वाले हिस्से को सबसे पहले प्रभावित करता है। कौन? मादा सिलिया, यानी कि वो मादा, वो पदार्थ जो के टीबी पैदा करने का कारण है। ये कहते हैं अहमद बिन मोहम्मद तबरी। उनके इनके इस कथन को याद रख लेना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, ये उनका कथन दे दिया जाएगा, ये फेफड़े की चोटी यानी ऊपर वाले भाग यानी अपेक्स को ज्यादा प्रभावित करता है, और आपसे नीचे जो है पूछ लिया जाएगा किसने लिखा। नीचे अहमद बिन मोहम्मद तबरी लिख दिया जाएगा, जालिनूस लिख दिया जाएगा, शेख अबू इब्ने सीना लिख दिया जाएगा। ठीक है। अबू सहल मसीही लिख दिया जाएगा। और एक दो जो तबीब है, वो न्यू जो तबीब है, जो नए तबीब हैं, अजमल खान साहब, इनमें से किसी का नाम डाल देंगे, दो चार का, और उठा करके आपसे पूछ लेंगे। तो आपको अगर पता होगा आप बताएंगे, नहीं तो नहीं। तो किसने लिखा? अहमद बिन मोहम्मद तबरी। किस किताब में लिखा है? मुआलिजात बुकरातिया में। ये सवाल जो है तारीख तिब यानी कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी खास है, क्योंकि अगर ये पूछ लिया कि अहमद बिन मोहम्मद तबरी की किताब, उसमें तीन चार किताबें डाल करके आपको पूछ लिया कि कौन कौन सी किताब है, तो उस हिसाब से भी आपको याद रखना है कि अहमद बिन मोहम्मद तबरी की किताब है मुआलिजात बुकरातिया। और अगर ये डाल के पूछ लिया कि मुआलिजात बुकरातिया किसने लिखी, और उसमें आंसर में डाल दिया बुकरात, डाल दिया अहमद बिन मोहम्मद तबरी, डाल दिया इब्ने सीना डाल दिया, अबू सहल मसीही डाल दिया, तो आपको लगेगा कि चूंकि मुआलिजात बुकरातिया में बुकरात का नाम है, तो हो सकता है बुकरात ने लिखी हो। लेकिन ये बुकरात ने नहीं लिखी। बुकरात का जो नाम है वो इस किताब में है, लेकिन ये बुकरात ने किताब नहीं लिखी, ये लिखी है अहमद बिन मोहम्मद तबरी ने। तो इसको तीनों एंगल से, तीनों तरीके से याद रखना। अब चोटी के बाद धीरे धीरे पूरे फेफड़े में छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं। चूंकि अहमद बिन मोहम्मद तबरी ने अपनी किताब मुआलिजात बुकरातिया में कहा कि सबसे पहले जो प्रभावित होती है, जो मादा सिलिया से, जो टीबी पैदा करने वाला मादा होता है, उससे पहले जो सबसे पहले प्रभावित होती है, वो अपेक्स ऑफ द लंग यानी कि फेफड़े की चोटी प्रभावित होती है। ठीक है। फेफड़े की चोटी सबसे पहले प्रभावित होती है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है ग्रेन्युलेशन जो है, दाने बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये फेफड़ा है,
फेफड़े के ऊपर जो है इसमें मादा सिलिया ने अपना असर किया, और जो है सिल नाम की जो बीमारी है वो उसमें फैलनी शुरू हो गई। उसके बाद जो है वो जो मादा बनने शुरू हो जाएंगे, वो दाने आपस में मिल करके, वो जो दाने ऊपर से नीचे की तरफ बन करके आ रहे थे, वो दाने, ठीक है, छोटे छोटे दाने बनने लगे, वो दाने आपस में मिल करके एक फोड़ा बन जाता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, अहमद बिन की पैक्स, यानी कि इसकी चोटी मुतासिर होती है, चोटी प्रभावित होती है, उसके बाद नीचे की तरफ फेफड़े में, फेफड़े ही में नीचे की तरफ जो है ग्रेनुलेशन होना शुरू हो जाता है, और नीचे की तरफ यानी कि दाने दाने बनने शुरू हो जाते हैं फेफड़े में। और उसके बाद क्या होता है, जब ये बहुत सारे दाने दाने बन जाते हैं, तो बहुत सारे दाने बनने के बाद ये दाने इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जो फेफड़े में दाने बन गए हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठा बनने के बाद ये क्या कर लेते हैं, करहा, करहा कहते हैं फोड़े को, यानी कि एक फोड़ा बन जाता है उसके बाद। ठीक है, वो दाने आपस में मिलकर एक फोड़े में बदल जाते हैं, और ये फोड़ा बन जाता है, तो उसे, उस सिल को हम दिक कहते हैं। जब जब ये जो सिल है, यानी कि ये जो टीबी बन रही है, ये सिल जब शुरू में जो है, जब दाने दाने बने, तो इसको मादा सिलिया कह रहे थे, लेकिन जब ये दाने जो है आपस में मिल गए, ठीक है, अपेक्स में सबसे पहले जो है ये इसका तादिया शुरू हुआ, अपेक्स से नीचे की तरफ को आया, जब ये दाने दाने आपस में मिल गए, तो मिलने के बाद क्या हुआ, फेफड़े में फोड़ा बन गया। ठीक है, जब ये फेफड़े में फोड़ा बन गया, तो उस फोड़े को जो है दिक कहेंगे, मादा दिक कहेंगे, या दिक कहेंगे। यानी कि जब तक जो है टीबी टीबी जब तक जो है इब्तिदाई मरहले में, यानी कि प्रारंभिक स्टेज में, यानी कि शुरुआत में थी, तो उसको सिल कह रहे हैं। और जब उसके दाने दाने आपस में मिलकर के जब फेफड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली है, तो फेफड़ों की शक्ल इख्तियार करने के बाद वो क्या हो जाता है, फोड़ा बन जाता है। मतलब जब तक दाने दाने हैं सिल, और जब बड़ी हो गई मतलब फोड़ा बन गया, करहा बन गया, उसको दिक कह देते हैं, और ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी है। अब कॉजेज, इसकी वजह क्या क्या है, हम यूनानी में पढ़ रहे हैं, तो यूनानी में इस चीज को हम ध्यान देंगे। कॉजेज, कॉजेज यानी कि असबाब, यानी कि इसकी वजह क्या है, यानी कि कारण, यानी कि वजह क्या है। इसकी वजह इन्होंने अपने यूनानी के ही हिसाब से बताई है, यानी कि एक किस्म का खबीस, यानी कि खतरनाक मादा, एक किस्म का एक किस्म का खबीस, यानी कि खतरनाक मादा, यानी कि कोई मादा है, कोई खतरनाक मादा, खबीस कहते हैं खराब को, एबनॉर्मल को, यानी कि कोई एबनॉर्मल मादा है। ठीक है, एक किस्म का खबीस खतरनाक मादा है, जिसकी वजह से सिल या दिक यानी कि टीबी हो जाती है। ये यूनानी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आलामात, यानी कि इसकी निशानियां क्या क्या है। निशानियां इसकी ये हैं, हल्का हल्का बुखार होगा मरीज को, शाम को बुखार होगा, वजन में कमी आएगी, भूख में कमी आएगी, और अगर फेफड़ों में ज्यादा बीमारी फैल गई है, तो सांस में तंगी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुरू में सूखी खांसी आएगी, शुरू में जो सूख खांसी आएगी वो सूखी आएगी, बाद में वही सूखी खांसी, वही ड्राई कफ जो है बलगमी खांसी यानी कि प्रोडक्टिव कफ में बदल जाएगी। ये सारे के सारी निशानियां हैं टीबी की यूनानी के एतबार से। शुरू में जो खांसी आएगी वो ड्राई यानी कि सूखी आएगी, और बाद में जो खांसी आएगी वो क्या आएगी, प्रोडक्टिव कफ आएगी, यानी कि बलगमी खांसी आएगी। इसका इलाज क्या है। ठीक है, यूनानी में सबसे पहले इलाज पढ़ने से पहले हम यूनानी में एक कथन पढ़ेंगे। कथन यानी कि एक फलसफी, एक हुक्म, एक हकीम, एक हुक्मा, एक तबीब ने जो टीबी के बारे में कहा था, एक तबीब ने जो टीबी के बारे में कहा था, उसको हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने की वजह यह है क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में, बहुत से एग्जाम्स में जो है उनका कथन को लिख करके नीचे पूछ लेते हैं ये किसका कथन है। ये जो इनका वाक्य है, जो इनका डायलॉग है, ये डायलॉग लिख देते हैं ऊपर, और डायलॉग लिखने के बाद ये पूछ लेते हैं कि ये डायलॉग किसका है, ये किसने कहा है। तो जालिनूस ने कहा कि सिल एक लाइलाज बीमारी है। जालिनूस ने कहा था कि सिल यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एक लाइलाज बीमारी है। तो ये यहाँ पे जो है कथन है, इसको कथन ही की तरह याद रखें, एग्जाम के पर्पज से याद रखें। उसके बाद अब जो है हम इसका इलाज पढ़ रहे हैं यूनानी में। चूंकि सिल में बदन की रतूबत असलिया यानी कि ओरिजिनल ओरिजिनल बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। रतूबत असलिया यानी कि जरूरी फ्लूइड बॉडी का कम होने पर बदन में गर्मी व खुश्की, हरारत व यबूसत पैदा हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं,
चूंकि ये जो सिल या दिक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, जो रतूबत असलिया, रतूबत असलिया यानी कि जो इंसान के अंदर नमी है, जो इंसान के अंदर नमी है, रतूबत असली है, ये आराम आराम से खुश्क होनी शुरू हो जाती है। क्या होता है, सूखनी शुरू हो जाती है, और इंसान क्या होता है, सूखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब इंसान सूखना शुरू होता है तो क्या होता है, जब उसके अंदर की नमी सूखनी शुरू हो जाती है सिल और दिक की वजह से, तो होता क्या है कि इंसान के जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की, यानी कि गर्मी यानी कि टेम्परेचर यानी कि हरारत, और खुश्की यानी कि सूखापन, इंसान के जिस्म में सूखापन हावी होता जाता है, और खुश्की, खुश्की, ठीक है, हरारत यानी कि ये भी क्या होता है, हावी होना शुरू हो जाता है। गर्मी भी हावी होनी शुरू हो जाती है, और खुश्की भी हावी होनी शुरू हो जाती है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि कई बार हम ये कह देते हैं, अरे भाई ये आदमी तो बहुत दिन से बुखार में था, इसके दिमाग में खुश्की आ गई, इसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो होता क्या है, जो रतूबत असलिया है, जो इंसान के जिस्म की असली रतूबत, असली नमी है, एक तरीके से वो नमी, वो पानी है जो कि इंसान के दिमाग में चिकनाहट, तरी पैदा करता है। वो तरी अगर खत्म हो जाए तो कह देते हैं कि खुश्की पैदा हो गई है, सूखापन आ गया है, या गर्मी पैदा हो गई है। तो ये कहते हैं कि जो रतूबत असलिया होती है, यानी कि जो वो नमी जो कि इंसान में होनी चाहिए, जो तरी यानी कि नमी यानी कि तरी जो जिस्म में होनी चाहिए, वो क्या होना सूखनी शुरू हो जाती है, और गर्मी बढ़ जाती है इंसान के जिस्म में, और खुश्की, गर्मी को हरारत कहते हैं और खुश्की को यबूसत कहते हैं, ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक मग है और उस मग में पानी है, अगर किसी वजह से उसको वेपोराइजेशन यानी कि उससे भाप बनने बनने लग जाए, मग से जो है पानी जो उसमें उससे भाप बनने लग जाए, तो जहां पे वो मग रखा होगा वहां पे गर्मी शुरू हो जाएगी और खुश्की शुरू हो जाएगी। ठीक है, और पानी क्या होगा, मिकदार में यानी कि मात्रा में कम होना शुरू हो जाएगा। जो मग में पानी था वो कम होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए धूप में जो है, धूप में मग रख दिया एक पानी का भर के, तो उसके अंदर फिर वो धूप की वजह से, जब उस हरारत होने की वजह से वो पानी उड़ेगा, तो वहां पे जहां पे वो मग रखा हुआ वहां पे गर्मी भी बढ़ेगी और खुश्की भी बढ़ेगी। ठीक इसी तरीके से इंसान है, जब किसी इंसान के अंदर मादा सिलिया यानी कि टीबी का मादा इंसान के अंदर घुस जाएगा, कहीं से भी बीमारी घुस जाएगी, तो उसके अंदर जो है, जो उसकी तरी है, इंसान के जिस्म की नमी है, वो क्या होगा, तरी क्या हो जाएगी, सूखनी शुरू हो जाएगी, और उसके अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी और खुश्की बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें होती हैं। अब ये क्या कहते हैं, हरारत व यबूसत, यानी कि गर्मी और खुश्की इस बीमारी में जरूरी होती है, यानी कि उस इंसान के जिस्म की जो तरी है वो तो 100% सूखनी ही सूखनी होती है। इसलिए इस गर्मी व खुश्की के उलट, यानी कि ये जो गर्मी और खुश्की पैदा हो गई है, इसके उल्टे मैंने इलाज भी जिद पढ़ाया था आपको कि दवाइयों से जो इलाज होता है वो 3 तरीके से होता है। उसमें पहला है इलाज भी जिद, यानी कि अगर गर्म प्रकार की बीमारियां हो गई हैं तो उनका इलाज में दवाई, जो दवाइयाँ प्रयोग करते हैं वो करते हैं जिनका स्वभाव, जिनका मिजाज ठंडा होता है। अगर बीमारी गर्म मिजाज की है, और अगर बीमारी जो है वो ठंडे मिजाज की है, ठंडे स्वभाव की है, तो जो दवाइयाँ देते हैं वो गर्म स्वभाव की देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को सर्दी लग जाती है तो उसको अंडे की जर्दी को जो है वो हल्की सी आंच दे करके देते हैं, ताकि वो सर्दी जो है वो खत्म हो जाए। क्यों, क्योंकि वो सर्दी जो लगी है उसको गर्म दवाई से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सर्दी व तरी यानी कि बुरूदत व रतूबत यानी कि बारिद व रतब दवाओं से करते हैं। किसका इलाज करते हैं, टीबी का इलाज करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं खास तौर से इलाज की, उनको ध्यान देना है। नंबर 1, इस मर्ज में दवाएं, दवाए बुज, एक दवा का नाम है, उसको बोलते हैं दवाए बुज। दवाए बुज का इस्तेमाल इस मर्ज में मुफीद है, यानी कि टीबी में जो है दवाए बुज का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत फायदेमंद है। बकरी व गधी का दूध भी इस बीमारी में लाभकारी है, यानी कि मुफीद है। ठीक है, दवाए नौशादर का इस्तेमाल मुफीद है। और दवाए नौशादर खुरफा, दवाए नौशादर खुरफा, ये सवाल पूछा हुआ है सन 2018 में, जो है एमडी के एग्जाम में पूछा गया था, तो यह आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नुस्खा गरीउ समक, समक जो है, समक मछली को कहते हैं, यानी कि एक नुस्खा है जिसके अंदर मछली डाली गई है, मछली भी जो है उसका अंश है उस इलाज का। तो नुस्खा गरीउ समक यानी कि एक ऐसी दवा जिसके अंदर मछली का अंश है, का इस्तेमाल करते हैं किसमें, टीबी में। यह एक हैवानी दवाई है। हैवानी दवाई उस दवा को कहते हैं जिसमें किसी भी जीव जंतु का कोई भी जिस्म का अंग उसमें दवा में प्रयोग किया गया हो। जैसे कि
हिरन की जो कस्तूरी होती है अगर वो कहीं पे इस्तेमाल हो, या आबरेशम, आबरेशम का कीड़ा होता है, जो आबरेशम होता है वो खमीरा आबरेशम आता है, तो वो भी एक हैवानी दवाई कहलाएगी आबरेशम, क्योंकि वो जो है एक कीड़े से, कीड़े का घर होता है, कीड़े के जरिए से बनाया जाता है। तो इसी तरीके से नुस्खा गरीउस समक, यानी कि एक मछली का अंश, एक मछली का भाग इस दवाई में गिरता है, नुस्खा गरी, और ये टीबी में इस्तेमाल की जाती है। यह एक हैवानी दवाई है, इसे बकरी के दूध से देते हैं। किसको कौन सी दवाई को? नुस्खा गरीउस समक। ये एक ये पूरी दवाई का नाम है, नुस्खा गरीउस समक। ये एक मछली का इसमें मछली इस्तेमाल करते हैं, और ये एक हैवानी दवाई है, इसे बकरी के दूध से इस्तेमाल कराते हैं। आगे है अरके हरा भरा का इस्तेमाल करते हैं। शरबत एजाज, एक है शरबत एजाज। शरबत एजाज का जुजे खास है, यानी कि मेन इंग्रेडिएंट जो है, जो इसकी मेन दवाई है जो इसमें डली हुई है, वो काले बांसे के पत्ते। काले बांसे के पत्तों को यूनानी में बोलते हैं बर्गे अड़ूसा। बर्गे अड़ूसा है शरबत एजाज का जुजे खास, यानी कि जो इसमें मेन मेन दवाई डाली गई है, ठीक है। और ये टीबी, यानी कि टीबी की जो खांसी होती है, खांसी को बोलते हैं स्वाल, और टीबी को बोलते हैं दिक, यानी स्वाल दिक, यानी कि ऐसी खांसी। स्वाल बोलते हैं खांसी को, और दिक के मायने टीबी, यानी कि ऐसी खांसी जो कि हो गई है टीबी में। तो शरबत एजाज जो एक शरबत है, और जिसके अंदर बरगे अड़ूसा यानी कि काले बांसे के पत्ते मेन मेन तरीके से डलते हैं, यानी कि उसका जो स्पेशल जो इंग्रेडिएंट है, जो उसमें विशेष प्रकार से डाला गया है, वो काले बांसे के पत्ते डाले गए हैं। वो जो स्वाले दिक है, यानी कि जो टीबी की वजह से जो खांसी हो गई है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। स्वाले दिक में, यानी कि टीबी वाली खांसी में शरबत एजाज बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसमें बर्गे अड़ूसा यानी कि काले बांसे के पत्ते शामिल किए गए हैं, मिलाए गए हैं, डाले गए हैं। अब एक पॉइंट है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, इसके माने होते हैं बलगम को फाड़ने के लिए, ठीक है। बलगम को फाड़ने के लिए लौक, सपिस्ता, खयार, शंबर इस्तेमाल कर। ये एक चटनी है। लौक के माने चटनी के होते हैं। लौक, लौक, सपिस्ता, खयार, शंबर। अगर खांसी नहीं अगर मरीज जो है खांस रहा है बहुत ज्यादा, और लग रहा है अंदर बलगम है, खरड़ खरड़ की आवाज आ रही है, सीटी की आवाज आ रही है, और अंदर बलगम है लेकिन निकल नहीं रहा, ठीक है, तो उसमें क्या चलाते हैं? उसमें चलाते हैं लौक, सपिस्ता, खयार, शंबर इस्तेमाल कराते हैं, जो कि बलगम को फाड़ देता है, और बलगम फटने के बाद जो है बाहर निकल जाता है, उसको थूक दिया जाता है। मरीज को अच्छे पोषक तत्व वाली, यानी कि जिसके अंदर अच्छा न्यूट्रिएंट्स हो, अच्छे पोषक तत्व हो, वो दवाई दें। मुकव्वी यानी कि ताकत देने वाली दवाई दें, क्योंकि मरीज के अंदर खुश्की आ जाती है, गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो उसको मुकव्वी यानी कि ताकतवर वाली, ताकत देने वाली दवाई देते हैं। जूद हजम, जूद हजम उन दवाइयों को कहते हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ हजम हो जाती है। जूद हजम उन दवाइयों को जो कि बहुत आसानी से हजम हो जाती है, ठीक है। आसानी से हजम होने वाली, आसानी से हजम होने वाली दवाई इसलिए देते हैं ताकि जो तबीयत है, जो तबीयत है, जो इंसान की इंटरनल पावर है, उसके ऊपर जो कुव्वत हाजिमा है, यानी कि पाचन क्रिया है जो हजम करती है, उसके ऊपर ज्यादा जोर ना पड़े, और जो गिजा है, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, वो इंसान को मिल करके उसकी कमजोरी को दूर कर दे। जयदुल कैमूस, जयदुल कैमूस उसको उसको कहते हैं लीवर में जब गिजा पहुंचती है, जिगर में जब गिजा पहुंचती है, तो उसके अंदर जो है जिगर, जिगर जब उसको हजम कर लेता है, तो हजम करने के बाद कैमूस बनता है, और वो कैमूस जो है उससे क्या बनते हैं? अखलात बनते हैं, खिलते बनती हैं। ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि लीवर के बाद क्या बनता है, तो लीवर के बाद बनता है कैमूस। लीवर में हजम होने के बाद बनता है कैमूस। और कैमूस क्या करता है? कैमूस से जो कैमूस होता है उससे खिलते बनती। खिल्त कौन सी होती है? हमारे यहाँ यूनानी में 4 खिलते हैं: दम यानी कि खून, बलगम यानी कि कच्चा खून, सफरा यानी कि झागदार पीला खून, और सौदा यानी कि काला खून। दम, बलगम, सफरा, सौदा। तो अच्छा, अच्छा खून बने, अच्छा बलगम बने, अच्छा सफरा बने, अच्छा सौदा बने, मतलब है तो ये खून ही इंसान की रगों में को ही दौरा करता है, लेकिन ये खून के अज्जा हैं यूनानी एतबार से। खून के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब खून में अगर जिस तरीके से मॉडर्न ने क्या कहा, मॉडर्न ने कहा है प्लाज्मा है, टीएलसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, सीरम है, ये सारी चीजें हैं, ये खून ही के अवयव हैं, यानी कि खून ही के हिस्से हैं, ये मॉडर्न कहती है। इसी तरीके से यूनानी कहती है कि खून के जो अवयव हैं, जो खून के घटक हैं, वो क्या क्या हैं? दम यानी कि खुद खून, बलगम यानी कि कच्चा खून, सफरा यानी कि पीला खून, और सौदा यानी कि ब्लैक खून, ठीक है।
तो ये कहते हैं कि ऐसी गिजा ली जाए जिनसे अच्छा कैमूस बने और अच्छे कैमूस से अच्छे खिल्त बने, अच्छे दम बलगम सफरा सोदा अच्छे बने, इस तरह की गिजाएं टीबी के मरीज को देनी चाहिए, जिससे अच्छे किस्म के अखलात बने, यानी कि खिलते बने। अब अच्छी किस्म के जो दवाई जो गिजा हैं, जो खाने हैं, वो कौन कौन से हैं? अच्छा है, बैजा नीम ब्रश्त। बैजा नीम ब्रश्त किसको कहते हैं? आधा पका अंडा, यानी कि ऐसा अंडा जो आधा उबाला गया हो, ज्यादा बिल्कुल का उबाल के पत्थर नहीं बना दिया, आधा कच्चा आधा पक्का। कच्चा पक्का जो अंडा होता है उसको बोलते हैं बैजा नीम ब्रश्त, यानी कि आधा उबला हुआ अंडा। इसको बहुत ही बेहतरीन गिजा मानी गई है, इससे बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अच्छा कैमूस बनता है। माउल लहम एक दवाई है, माउल लहम, ठीक है, जो कि मीट से बनती है। माउल लहम ये एक दवाई है, और ये क्या करती है? ये इंसान के अंदर खून पैदा करती है, कमजोरी को दूर करती है और ताकत पैदा करती है। कुछ और एडिशनल यानी कि साथ में लगने वाली दवाई हैं जो फायदा देती हैं, जैसे कि जवारिश जालिनूस हुआ, शरबत फरिया, दरस हुआ, ये साथ में लगने वाली दूसरी दवाइयां हैं जिनसे फायदा होता है। अब इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, सारे पॉइंट पढ़ लिया, कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। गिजाओं में हमने पढ़ लिया, बेजा नीम ब्रस्ट पढ़ना है, माउल लहम देना है। माउल लहम, माउल लहम जो है वो दवा भी है और गिजा भी है, यानी कि दवा का भी काम करेगा और गिजा का भी काम करेगा। दवा का काम इसलिए करेगा क्योंकि जो खुश्की और तरी है, जो खुश्की और गर्मी है उसको कंट्रोल करेगा। और गिजा इसलिए है क्योंकि इससे प्रोटीन मिलती है और दूसरे जरूरी गिजा के जो पोषक तत्व हैं वो मिलते हैं। तो माउल लहम जो है वो गिजा भी है और दवा भी है। अब अगर बुखार ज्यादा आ रहा हो टीबी के मरीज को, तो उसको कुर्से काफूर देंगे या कुर्से तबाशीर काफूरी देंगे, यूनानी दवाओं से। अब एक एक पॉइंट है, सभी के सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिए जो मैं अब बता रहा हूं। यूनानी दवाओं से, सिर्फ यूनानी दवाओं से हम टीबी का इलाज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। सिर्फ यूनानी यूनानी दवाइयों से हम टीबी का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न ने ये साफ कर दिया कि ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। मॉडर्न ने इसके बारे में खोज जो है पूरी कर ली, कंप्लीट कर ली, इसको बहुत गहराई में पहुंच ली, इसको जाना समझा। यानी कि ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। उस बैक्टीरिया का नाम जिसकी वजह से टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और हमारी यूनानी क्या कहती है? मादा सिलिया या मादा खबीसा, यानी कि ऐसा मादा सिलिया, यानी कि वो मादा, वो पदार्थ जिससे कि टीबी पैदा हो जाए। मादा खबीसा यानी कि इस तरह का एबनॉर्मल पदार्थ जिससे टीबी हो जाए। मतलब उन्होंने मादा तो समझा कि मादा है, कोई चीज है, लेकिन चूंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये जो है नंगी आंख से दिखने वाली चीजें नहीं है। तो जब इस इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया का, वायरल का, प्रोटोजोअल का, इनका कॉन्सेप्ट नहीं आया था उस टाइम पे, उस टाइम जो कॉन्सेप्ट था वो मादे वगैरह का था, तो उसी हिसाब से मादा सुलिया या मादा खबीसा था। लेकिन चूंकि अब इसकी खोज पूरी हो गई है, अब पूरी खोज हो गई है, देखिए मतलब मामला पहले भी वही था। वो यूनानी का कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ी बात है, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट उन्होंने उस टाइम पे दिया था। लेकिन चूंकि अब इसकी खोज क्लियर हो गई है, माइक्रोस्कोप के जरिए से हो गई है, पता लग गया है बैक्टीरिया से पैदा होने वाला, फैलने वाला इन्फेक्शन है, तो अब जो है ये नहीं कहा जा सकता कि यूनानी से इसका पूरा इलाज है, यूनानी में इसका पूरा इलाज नहीं है। लेकिन अगर जो इसकी दवाइयाँ हैं, जो इसकी इंग्लिश दवाइयाँ हैं जिससे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें जो है चार पांच दवाई हैं, जैसे रिफॉम्पिसिन है, इथाम्बुटोल है, आइसोनाइज्ड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पाइरिजिनामाइड है। ये जो दवाई हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी पाई जाती है, यानी कि एक तरीके से टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। और जिस्म के अलग अलग हिस्सों, जैसे कि लिवर के लिए, गुर्दों के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, इनके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। तो अगर ये जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं, इन इंग्लिश दवाइयों के साथ साथ यूनानी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो इसकी जो टॉक्सिसिटी है, जो इसका होने वाले साथ में नुकसान है, उन नुकसानों से बचा जा सकता है। लेकिन साथ में इंग्लिश दवाइयों के साथ साथ में जो है यूनानी दवाइयाँ चलाना, ये कहने में बहुत आसान लगता है कि हो सकता है, लेकिन चूंकि ये इतना करना आसान नहीं है, क्यों मरीज जो है अगर वो इंग्लिश दवाई खा ले वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई कर सकता है तो फिर ये है कि जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं इन दवाइयों के, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, आइसोनाइज्ड, ट्रिप्टोमाइन, इनसे बचा जा सकता है और एक बेहतरीन तंदुरुस्ती, बेहतरीन सेहत हासिल की जा सकती है, ठीक है। अब लेकिन चूंकि जो एटीटी वो दवाइयाँ होती हैं जिनको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, यानी कि रिफॉम्पिसिन, इथाम्बुटोल, आइसोनाइज्ड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पाइरिजिनामाइड,
ठीक है, में दवाइयाँ हो जाएं। ठीक है, अब एटीटी दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अगर एटीटी के साथ यूनानी ट्रीटमेंट भी ले तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होते। यानी कि साइड इफेक्ट को कौन खत्म कर देता है? यूनानी दवाइयाँ कर देती हैं। जो मॉडर्न एटीटी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रखती हैं, वह भी कम है, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि दोनों की दोनों तरह के ट्रीटमेंट ले। अगर कोई ले लेता है, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अब हम यूनानी में हमने इसका सारा पढ़ लिया, इसको हमने ट्रीटमेंट पढ़ लिया, इसके हमने जो है असबाब पढ़ लिए, यानी कि क्या कारण होते हैं, इसके इलाज पढ़ लिया, इसकी निशानियां पढ़ ली, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। हमने जो है अहमद बिन मोहम्मद तबरी, उनकी किताब मुआलजात बुकरातिया और के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि अपेक्स में सबसे पहले जो मादा सुलिया है, ये सबसे पहले अपेक्स में काम करता है लंग के। और उसके बाद हमने जालिनूस का वो कथन भी पढ़ा जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। जालिनूस ने कहा था कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न को, और मॉडर्न में जो टीबी है वो इलाजदार बीमारी है। यानी कि मॉडर्न में इसका इलाज है, इसकी खोज हो चुकी है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब हम ट्यूबरकुलोसिस मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज को जो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनाए रखिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। यह एक कॉन्टाजियस, यानी कि लगने वाली, यानी कि फैलने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन? ट्यूबरकुलोसिस। अब हम मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, अब से पहले हम यूनानी पढ़ रहे थे। ये सबसे ज्यादा फेफड़ों में होती है। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा टीबी कहाँ होती है, वो फेफड़ों में होती है, लेकिन बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या टीबी बॉडी के सभी हिस्सों में हो सकती है? तो हाँ, एक सवाल यहाँ भी बनता है। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसकी वजह है, ये ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है। ड्रॉपलेट, ड्रॉप, ड्रॉप बोलते हैं बूंद को। ड्रॉपलेट यानी कि छींट समझ लीजिए आप, नाक की या मुंह की छींट से। अगर नाक की या मुंह की छींट जो है किसी दूसरे की जो है म्यूकस, यानी कि जो कच्ची खाल होती है, इससे जो है कांटेक्ट में आ जाए, तो उससे क्या होगा? उससे इनहेल कर लेगा। और हवा में, अगर हवा में मान लीजिए कुछ जो है जो छींट है वो हवा में उड़ती है, कोई बहुत महीन बारीक छींट है, वो हवा में उड़ती है और उसे कोई इनहेल कर लेता है, सांस में खींच लेता है, या किसी को डायरेक्ट जो है मुंह में एकदम मतलब इनहेल कर लेता है, तो उससे भी जो है जो इसके तफीलिया हैं, जो इसके बैक्टीरिया हैं, वो दूसरे के अंदर पहुंच जाएंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। तो ये कैसे फैलता है? एक सवाल यहाँ बनता है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये ड्रॉपलेट यानी कि छींट से पहुंचता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुल बैसिलस भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, ट्यूबरकल बैसिलस भी कहते हैं। अब एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले ग्रेनुलेशन होती है फेफड़ों में। ये मॉडर्न है, वो जो था वहां हम यूनानी पढ़ रहे थे, वहां भी सबसे पहले ग्रेनुलेशन ही बताया गया था, उसके बाद करहा बताया गया था, और तकरीबन वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। ग्रेनुलेशन यानी कि सबसे पहले दाने दाने बनते हैं, फिर उन दानों के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि वर्म आ जाता है। इन्फ्लामेशन की जो सभी वजह हैं वो पैदा हो जाती हैं, जो सभी स्टेजेस हैं वो पैदा हो जाती है, और उसके बाद कैविटी बन जाती है, यानी कि एक खोखली जगह बन जाती है। वो जो दाने हैं, ग्रेनुलेशन जो सबसे पहले बने, वो दाने जो है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन समझ लीजिए आप आम जबान में। और उसके बाद कैविटी बन जाती है, यानी कि एक खोखरी जगह बन जाती है। ठीक है, और उसको आप फोड़ा भी बोल सकते हैं। यह तो एक मोटी मोटी चीज थी। अब आप ऐसे समझ लीजिए स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि स्टेज, इसके इन्फेक्शन की कितने स्टेज हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मॉडर्न में कितने स्टेज हैं। नंबर एक, इसको ऐसे समझ लीजिए कितने स्टेज हैं, तो इसके 3 स्टेज हैं। टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के 3 स्टेज हैं मॉडर्न में। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 लेटेंट, और नंबर 3 एक्टिव स्टेज। तो जब प्राइमरी स्टेज होती है वो क्या होती है? जब किसी व्यक्ति के, किसी आदमी के बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर कर जाता है, घुस जाता है, कैसे भी पहुंच जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो उसके 1 से 2 हफ्ते में खांसी वगैरह सिम्टम, यानी कि निशानियां सामने आने लग जाती हैं। अगर मरीज की इम्यूनिटी पावर कमजोर है, तो जैसे ही मरीज के अंदर जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अंदर घुसे, तो उसके 1-2 हफ्ते तक तो वो साइलेंट रहेंगे, उसके बाद जो है उससे खांसी आनी शुरू हो जाएगी। ये प्राइमरी स्टेज है, ये पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज किसे कहते हैं? दूसरी स्टेज इसे किसे कहते हैं? इस स्टेज में बैक्टीरिया, कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मैक्रोफेज में लड़ाई होती है। मैक्रोफेज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी बैक्टीरिया को फेफड़े के अंदर घेर कर
फेफड़े में फैलने से रोकता है। ये माइक्रोफेज बैक्टीरिया को ना बाहर निकाल पाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। अब होता क्या है, देखिए जो इंसान की अंदरूनी पावर है, वो जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर को आप ऐसे समझ लीजिए, इम्यूनिटी पावर यानी कि इंसान के जिस्म के, इंसान के अंदर जो टीएलसी हैं, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, उसके जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट यानी कि जो अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, उनका काम है इंसान को मनात यानी कि एक ऐसी पावर देना कि जो चीज बाहर से आ रही है, जिस्म के बाहर से जो चीज आ रही है, अगर वो चीज नुकसानदेह है तो वो उसके खिलाफ जो है लड़ते हैं और उसको मार करके खत्म करके दफना देते हैं, उसको हजम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसान के जिस्म का एक रक्षा तंत्र है, ठीक है, जिसको मैक्रोफेज बोलते हैं। इंसान के जिस्म का एक सिस्टम जिसको मैक्रोफेज बोलते हैं। अब चूंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो कोई इतना हल्का फुल्का जो है बैक्टीरिया तो नहीं है, वो एक पावरफुल में है, वो भी एक अच्छा योद्धा है। आप इसको ऐसे आम जबान में समझ सकते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो भी एक जानदार योद्धा है। और उधर से जो इंसान के जिस्म में जो कुव्वत मनात यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है, वो भी अपने आप में मजबूत है। तो दोनों के दोनों क्या, जैसे ही अंदर जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस घुसा और मोनोसाइट को पता लगा, मैक्रोफेज को पता लगा, तो मैक्रोफेज क्या कहते हैं, अरे भाई देखो पकड़ो इसको मारो। तो वो क्या काम करते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को जो मैक्रोफेज हैं वो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अब चूंकि पकड़ तो उसे लेते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होता, वो उसे खा के हजम नहीं कर पाते। वो पकड़ तो उसको लेते हैं, पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, जो माइक्रोफेज है वो घेर लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बैक्टीरिया है, कीटाणु समझ लीजिए, कीटाणु है। और जो मैक्रोफेज है वो क्या है, वो इंसान का रक्षा तंत्र है, जो इंसान के जिस्म में जो रक्षा के लिए जो सेल्स हैं वो हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया को पकड़, लेकिन बैक्टीरिया ताकतवर है, वो उनसे मरता नहीं। नहीं तो उसे मार के क्या कर देते, दफन कर देते, लेकिन वो उनसे मरता नहीं, तो वो क्या करते हैं, उसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया जिंदा है, लेकिन बैक्टीरिया कुछ गड़बड़ी नहीं करने दे रहे फेफड़ों में। बैक्टीरिया जिंदा है, उन्होंने उसके दबोच लिया, पकड़ लिया, और बैक्टीरिया जो है तिलमिला रहा है, किसी तरीके से मुझे कुछ करने का अवसर मिल जाए, मैं खा पी लूं, इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, शरीर को नष्ट कर दूं। लेकिन जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज एक तरीके से पुलिस समझ लीजिए आप, जो मैक्रोफेज है वो कह रहे हैं नहीं भाई, हम तुझे, अब दोनों के दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो चाह रहा है मैं किसी तरह से इनसे आजाद हो जाऊं और मैं इसके फेफड़ों को खत्म करूं। और जो मैक्रोफेज है वो कह रहे हैं कि हम देखो तुझे मार तो सकते नहीं, लेकिन पकड़ के तो रख सकते हैं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, उसको एक तरीके से घेर लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। और ये जो स्टेज है ये लेटेंट स्टेज कहती है, जबकि माइक्रोफेज जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को घेर के रखते हैं, फेफड़ों में रखते हैं। यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो कुछ खास कर नहीं पाता, कुछ खास कर नहीं पाता, रेस्ट स्टेज में यानी कि आराम की स्टेज में पहुंच जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता, उसे घेर कर रखते हैं। तो ये जो स्टेज है ये लेटेंट स्टेज है। अब क्या करता है, जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसे पकड़ रखा है मैक्रोफेज ने। अब वो इंतजार करता रहता है, वो कहता है बेटे कब तक पकड़ोगे, एक ना एक दिन तो मैं छूटूंगा ही, जब छूटूंगा तो फिर देखूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक टाइम पे जब भी इंसान की इम्यूनिटी पावर यानी कि माइक्रोफेज कमजोर पड़ते हैं, वो तभी उनसे छुटता है, और छुट करके फिर वो जो है बॉडी को खाना शुरू कर देता है, बॉडी को खराब करने लग जाता है। तो ये वो स्टेज जिसमें वो बैक्टीरिया मैक्रोफेज से छूट जाता है, और मैक्रोफेज से छूट करके जो है बॉडी को खराब करने लग जाता है। और ना केवल उस बॉडी को खराब करता है, बल्कि जो आसपास के जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी अपनी बढ़ोतरी यानी कि अपना फैलना फैलना शुरू कर देता है। इस स्टेज को बोलते हैं एक्टिव स्टेज। पहली स्टेज वो हुई जो प्राइमरी स्टेज है, जब इंसान के जिस्म में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस घुसा, और घुसने के बाद उसने एहसास दिलाया कि मैं आ गया हूं, खांसी है रुकी नहीं रही है, 2-3 हफ्ते हो गए। ठीक है, तो पहली दूसरी में ये कि मैक्रोफेज जो है, जो रक्षा तंत्र है, जो पुलिस है एक तरीके से इंसान के जिस्म की, वो उसे पकड़ के खड़े हो गए, हिलने डुलने नहीं दे रहे, कुछ करने नहीं दे रहे, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है खड़े रहो, खड़े हैं हम भी। ठीक है, तो ये जो दूसरी स्टेज लेटेंट स्टेज क्या है, वो पकड़ के खड़े हुए हैं मैक्रोफेज किसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, ये दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज क्या हुई, उसे कहीं से भी मौका लगा, किसी भी वजह से, मान लीजिए अच्छा खान पीन नहीं है, ठीक है, मल न्यूट्रिशन है, या अनहाइजेनिक कंडीशन हो गई है, या मरीज जो है वो किसी उसको कोई ट्यूबर को क्या कहते हैं उसको,
डायबिटीज वगैरह, शुगर वगैरह कोई बीमारी हो गई, तो मरीज की इम्यूनिटी पावर यानी कि मैक्रोफेज जैसे ही कमजोर हुए, उन्होंने उससे छुड़ाया अपने आप को। छुड़ाने के बाद सबसे पहले तो उसकी बॉडी को खाना शुरू कर दिया, और उसकी बॉडी को तो खाया ही खाया, साथ में उसके थूक से जो है दूसरों को, यानी कि जो सलाइवा है, जो थूक है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब उसको तो नष्ट कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों में भी फैला रहा है। तो किसमें, एक्टिव स्टेज में। तो पहली जिसमें खांसी आई, दूसरी जिसमें पकड़ के खड़े हुए मैक्रोफेज, तीसरी उसको नष्ट कर रहे हैं जिस जिस शरीर में घुसे थे, जिस शरीर के फेफड़ों में घुसे थे, और साथ में दूसरे जो सही लोग हैं उनके अंदर भी इंफेक्शन फैला रहे हैं। ये एक्टिव स्टेज, इसको ऐसे ही याद रखना। इसकी 3 स्टेज होती है। जब व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी कि मैक्रोफेज कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है, यानी मैक्रोफेज कमजोर पड़ जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया बाहर निकल कर यानी उनसे अपने आप को छुड़ा लेता है, ठीक है, इन्फेक्शन फैलाने लगता है, और दूसरे व्यक्ति को यानी कि जो सही लोग हैं, आस पड़ोस के घर वाले, उनमें भी जो है इसकी जो बैक्टीरिया है इसकी बढ़ोतरी करनी शुरू कर देता है। अब मैक्रोफेज जो है, उस मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इंसान के जिस्म में, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, 3 टाइप की सेल होती हैं, फिर प्लाज्मा होता है। ये टोटल क्या कहते हैं, इसको रुधिर कहते हैं, ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं, दम कहते हैं, लहू कहते हैं। ये सारे नाम जो है इसी के होते हैं। तो इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो सफेद रंग का खून है, वो क्या करता है, वो रक्षा तंत्र है, उसका काम क्या है, हिफाजत करना। उसी को मैक्रोफेज भी बोलते हैं। अब एक नोट है, एक याद रखने वाला पॉइंट है, वो क्या है उसको समझ लीजिए। एक होता है गोन्स ट्यूबरकल, ये कई बार पूछ लेते हैं, गोन्स ट्यूबरकल किसे कहते हैं, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े में जिंदा रहे, मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज ने उनको रोका हुआ है, निगला हुआ है, यानी कि मैक्रोफेज ने क्या किया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पकड़ा हुआ है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जिंदा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मरे हुए नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिंदा है, ठीक है। तो जो एक तरीके से अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और बाहर क्या, मैक्रोफेज, तो ये जो बनता है इसको बोल देते हैं घोंस ट्यूबरकल। इसको क्या बोल देते हैं, घोंस ट्यूबरकल्स बोल देते हैं। अब मैं पढ़ रहा हूं इसके कारण, इसकी वजह मॉडर्न चलती क्लास में कुछ भी पूछना चाहे वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे कभी पूछ लिया करे, मेरी तरफ से किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की कारण यानी कि वजह है, ठीक है, यानी कि असबाब। अगर यूनानी में कहें असबाब, वैसे तो हम यूनानी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं अब से पहले हम यूनानी पढ़ रहे थे इसी लेसन में, इसी सबक में, लेकिन अब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं असबाब इसलिए लिख देता हूं ताकि ये चीज आपके प्रैक्टिकल में आ जाए और आप लोग इसे समझने लग जाए। इसकी एक दूसरी वजह यह है, कई बार एग्जामिनर जो सवाल पूछता है वो मॉडर्न वाला पूछता है। मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादातर जो यूनानी की परीक्षाएं होती है उसमें आधा पूछता है टोटल एलोपैथिक से, यानी कि जो नई जो डॉक्टरी है, और आधा पूछता है आपकी हकीमी से। आपको इसको ऐसे समझना है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर भी तो हम में से हमारे जैसा ही आदमी है भाई। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कुछ चीजें तो लिख देता है यूनानी, और कुछ चीजें मतलब लिख देता है इंग्लिश, और सवाल को इंग्लिश तरीके से पूछ लेता है। जैसे कि जब मैं एग्जाम दे रहा था, सवाल पूछा गया था कि लीवर के बाद कैमूस बनता है या कैलूस। सच्चाई तो ये जिगर बोलना चाहिए था भाई, लीवर तो इंग्लिश है, जिगर बोलना चाहिए था, लेकिन लिखा लीवर के बाद जो खिलते बनती हैं, जो कैमूस बनता है या कैलूस। तो एक बार को तो मैं खुद घूम गया, ये मॉडर्न पूछ लिया लीवर है, फिर मैंने बोला यार ये तो खिलतों का जिक्र है, जब खिलतों का जिक्र है तो जाहिर सी बात है फिर यूनानी है, फिर मैंने यूनानी के हिसाब से उसका जवाब दिया। समझ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपके जहन में आना चाहिए। मतलब यहां मैं असबाब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। नहीं तो यहाँ पे अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं। अब से पहले जो हमने पढ़ा था जब इसी लेसन में, अब से पहले हम यूनानी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहां अगर मैं असबाब ना भी लिखूं चल जाएगा, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं, आप लोगों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा कर सकता है। एग्जामिनर आपसे किसी बीमारी की मॉडर्न हालत पूछ सकता है, यानी कि ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि सिक का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए, सिल, और नीचे दे दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, प्लाज्मोडियम, ठीक है, और 2-3 और डाल दिए अलग अलग बीमारियों के, टिटनस वगैरह कुछ भी डाल दिया, और फिर पूछ लिया। तो आप कहेंगे यार सिल तो यूनानी है और पूछ हमको मॉडर्न रहे हैं। अरे भाई वो एग्जामिनर हैं, वो पूछ सकते हैं, ऐसा उनको हक है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से भी बिल्कुल एकदम प्रिपरेशन जाना है कि अगर उन्होंने ऊपर सिल डाल दिया, नीचे प्लाज्मोडियम डाल दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डाल दिया, ठीक है, और वो दो दो और कोई और से डाल दिए, मतलब कुछ की दूसरी बीमारियों के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डाल दिए, तो आपको ये नहीं कहना कि सिल तो यूनानी था, आपने इंग्लिश के पूछ लिया, अब उन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया, आपको एक्टिव रहना है।
ठीक है, इसलिए मैंने असबाब यहाँ पे डाल दिया। असबाब डालने की बेवजह नहीं डाला मैंने, इसकी वजह है। मतलब वो ऐसा कर सकते हैं, वो किसी बीमारी का नाम जो है यूनानी में पूछ के उसका इंग्लिश वाला कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ लें, वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हर तरीके से मैदान में तैयार रहना है। और एक बात और, एग्जाम में आपको, आप यूनानी वाले हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना है एग्जाम में कि सबसे पहला जो आपको सवाल पढ़ते ये ध्यान में आना है कि ये सवाल मॉडर्न से पूछा गया या यूनानी से। सबसे पहली चीज ये आपके आना, अगर आप इसमें भी उलझ गए ना कि आपको पता ही नहीं चला कि यूनानी, तो मान लीजिए डगमगा जाएगा मामला। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि जो टीबी है, टीबी के बारे में अभी पढ़ा रहा था मैं कि मादाए खबीसा या मादाए सुलिया यूनानी एतबार से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। यूनानी ने कहा, यूनानी क्या क्या कहती है, यूनानी कहती है कि मादा सुलिया या मादा खबीजा की वजह से जो है सिल फैलता है या दिक फैलता है, जिसे टीबी भी कहते हैं। और आपकी मॉडर्न क्या कहती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको सवाल को समझते, सवाल को पढ़ते ही आपके जहन में आना चाहिए कि ये जो सवाल हमें पूछा गया है, ये मॉडर्न पूछा गया है या यूनानी पूछा, वो मतलब 50-50 तो वही हैंडल कर देना है एकदम। पढ़ते ही आपको ये क्लियर करना है कि ये सवाल यूनानी का है या मॉडर्न का है। अगर यूनानी का है फिर यूनानी में आ जाइए, अपने जहन को यूनानी में रखिए। मॉडर्न का है तो मॉडर्न। एक हर हर चीज के लिए तैयार रहना, हर कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना है। अब कॉजेज यानी कि कारण यानी कि असबाब, इंग्लिश में मैं मॉडर्न में बता रहा हूँ। बीमार से करीबी यानी कि क्लोज कॉन्टेक्ट, यानी कि किसी मरीज को टीबी है और उसके साथ बहुत ही घनिष्ठता से रहा जा रहा है, यानी कि पति पत्नी है, पति को हो गया या पत्नी को हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों अलग अलग कमरों में अलग अलग घर में रहेंगे, भाई पति पत्नी है साथ रहेंगे। तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट यानी कि साथ में रहने से जो है एक से दूसरे को टीबी लग सकती है। ठीक है, उनके साथ में कंटिन्यू करने से ऐसा नहीं है कि टीबी जो है उनको साथ में रहने से बनेगी। टीबी उनको इसलिए हो जाएगी क्योंकि उनको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हैं। भाई बात भी करते हैं पति पत्नी आपस में, या सगे भाई हैं, या माँ बेटा है, या बाप बेटा है। ठीक है, तो जो क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं, जो करीबी होते हैं, चूंकि वो उनसे बात भी करेंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए जो है बीमार से करीबी। दूसरी क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, यानी कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज दवाई, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ कई बार मरीज की चलानी पड़ती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ मरीज की चलानी पड़ती हैं डॉक्टर को, जिससे कि जो इम्यूनिटी जो होती है इंसान की वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर कहीं स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद कुछ इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ चलती हैं। ठीक है, ताकि बॉडी जो दूसरी स्किन लगाई गई है उस स्किन को कबूल कर ले, उस स्किन को एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो इस तरह की जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड चीजें हैं। फिर शुगर, डायबिटीज, डायबिटीज में भी क्या होता है, इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है। और या गुर्दों की बीमारी जैसे कि रीनल फेल्योर। जिन मुल्कों में, यानी कि कुछ कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर टीबी के बहुत ज्यादा केसेस, यानी कि टीबी के मरीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, उन मुल्कों में अगर कोई विजिट के लिए जा रहा है तो उस मरीज को भी क्या है, ज्यादा चांस बनते हैं उस मरीज को भी टीबी होने के। थोड़ी जगह में ज्यादा लोग रहते हो, मान लीजिए ज्यादा प्रॉपर जगह नहीं है, खुले खुले में रहने की, छोटा कमरा है, उसी में जो है फैमिली कई मेंबर रह रहे हैं। ठीक है, ओवर क्राउडेड हाउस बोलते हैं इसको, उसमें उसमें ज्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर होने में इजी हो जाता है, आसानी हो जाती है। अगर किसी वजह से मरीज इलाज पूरे तरीके से ना ले पा रहा हो, चाहे तो उसकी वजह उसकी मजबूरी हो, चाहे उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, चाहे उसको दवाई नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी हो उसकी वजह, अगर किसी मरीज जो है, कोई मरीज अपना इलाज नहीं पूरा ले पा रहा हो, तो इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट हेल्थ केयर। अच्छे पोषक तत्व वाला खाना ना मिल रहा हो, माल न्यूट्रिशन हो, मरीज को प्रॉपर जो है खाना अच्छा ना मिल रहा हो, सूखा रूखा खाना पड़ रहा हो बेचारे को किसी भी वजह से, तो उसको भी टीबी होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और जो मैक्रोफेज और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो लड़ाई थी, उसमें मैक्रोफेज हार जाएंगे और जो बैक्टीरिया है वो जीत जाएगा। अब मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हुए, नर्स हुई, दूसरा स्टाफ हुआ, और खास तौर से जिनका टीबी वार्ड में या टीबी की ओपीडी में ड्यूटी लग रही है, उनके चांसेस ज्यादा हैं। या वो मेडिकल फील्ड में काम करने वाला स्टाफ या वो डॉक्टर जो कि मान लीजिए किसी वजह से जो है दस्ताने यानी कि ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ड्यूटी पूरी करने के बाद जो है प्रॉपर जो है साबुन से हाथ वगैरह नहीं धो रहे हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डिटोल साबुन वगैरह से हाथ नहीं धो रहे हैं, तो उनके जो है ज्यादा फंसने के चांस है इस बीमारी में। एक नोट है, उसको ध्यान रखना, यानी कि नोट का मतलब एक पॉइंट। ठीक है, अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी बैक्टीरिया फेफड़े से आगे किसी और ऑर्गन में फैलने लग जाए तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक मरीज है, उसको टीबी है, फेफड़ों वाली टीबी।
ठीक है, और फेफड़े में ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कर रहा है, उसके बॉडी को खा रहा है, और खा के वहां पे क्या बलगम तैयार हो रहा है। अब मरीज को खांसी आ गई, टीबी में खांसी तो आती है, और खांसी आकर के ऐसे करके गले में जो है बलगम आ गया। थिक म्यूकस, थिक म्यूकस को बलगम कहते हैं, यानी कि बलगम जो है, जो थूक देते हैं, मान लीजिए वो यहाँ आ गया, और वो आदमी, वो मरीज टीबी का उस टाइम कहीं ऐसी जगह था वो नहीं थूक सकता, किसी मीटिंग में था, कहीं भी ऐसी जगह था नहीं थूक सकता, किसी धार्मिक स्थल में था, मंदिर मस्जिद में था, वहां नहीं थूक सकता, उसने क्या क्या उठा के निगल लिया उसको, मान लीजिए। ठीक है, वो जो टीबी का मरीज है, तो उसको बलगम उठा, खारा उसने क्या गले में आया, तो उसने सोचा यार यहाँ तो मैं थूक नहीं सकता, मान लीजिए कुछ किसी भी ऐसी जगह आदमी हो सकता है जहां पे ना थूक सकता हो, तो उसने क्या किया, निगल लिया। अब निगल के वो जो स्पुटम है, वो जो बलगम है, वो कहाँ पहुंच गया, पेट में, पेट से कहाँ, आंतों में। और मान लीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पहुंच गए, वो आंतों में, तो आंतों की टीबी होने के चांस बनते हैं। वो टीबी वो टीबी जो फेफड़ों के अलावा दूसरी जगह फैल जाए, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों, मान लीजिए एक गिलास है, वो पानी का भरा हुआ है पूरा, हम चाहें कि उसमें और पानी आ जाए, तो अगर मान लीजिए अब उसके ऊपर और पानी डालेंगे, तो वो क्या एक्स्ट्रा पानी कहलाएगा ना। हम क्या कहेंगे, ये एक्स्ट्रा पानी है, ये नहीं आ रहा है भाई इसमें। तो वो टीबी जो फेफड़ों के अलावा कहीं और फैल रही है, तो वो एक्स्ट्रा हुई ना। क्योंकि मेन टीबी क्या कहते हैं, टीबी सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है फेफड़ों को पहुंचाती है, और फेफड़ों के अलावा अगर वो कहीं और फैल, तो एक्स्ट्रा हो गया ना, यानी कि फेफड़ों से बाहर की हो गई ना। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी कहते हैं फेफड़ों को। पल्मोनरी लिख लीजिए, पल्मोनरी फेफड़ों के, एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि एक्स्ट्रा पल्मो यानी कि फालतू, एक चीज ऐसे समझिए, यानी कि फेफड़ों से फालतू या फेफड़ों के अलावा टीबी। एक्स्ट्रा के मैंने फालतू, अलावा जिसकी जरूरत ना हो। पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों से फालतू, यानी कि फेफड़ों से बाहर की ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी। वो टीबी जो फेफड़ों से बाहर फैल जाए इंसान के जिस्म में कहीं भी, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। पल्मोनरी के मायने होते हैं फेफड़ों के, और एक्स्ट्रा के मायने फालतू, अलग। तो फेफड़ों के अलावा ट्यूबर अगर कहीं भी आत्मात में, कहीं भी ब्रेन में, किसी भी जगह नर्वस सिस्टम में हो जाती है, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अब एक नया पॉइंट है दूसरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जब ब्लड यानी कि खून में फैल जाता है, खून में फैल जाता है, तो इसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या डिसएमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसको याद रखना है। अगर ऐसे पूछ लिया कि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस किसे कहते हैं, जो ब्रेन में फैलती है, जो लीवर में फैलती है, ठीक है, इंटेस्टाइन में फैलती है, तो कहा जो खून में फैलने वाली होती है उसको कहते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, कहते हैं डिसएमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अब इसकी सिम्टम, इसकी निशानियां क्या क्या हैं, इसकी निशानियों को बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, निशानियां तकरीबन यूनानी वाली और मॉडर्न वाली एक ही जैसी हैं। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी मैंने अलग से इसको समझा है। खांसी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, खांसी। कौन सी स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में। प्राइमरी स्टेज में 2 हफ्ते तक जो है, जब अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पड़ा है, तो उसके बाद अगर इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगा, मरीज खांसना शुरू हो जाएगा। खांसी, कफ, 3 हफ्ते से ज्यादा की खांसी अगर हो जाए तो टीबी की जांच करा देनी चाहिए, क्योंकि 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी ही ऐसी होती है जो टीबी वगैरह की वजह से हो जाए। नंबर 2, बुखार। बुखार सर्दी से भी आ सकता है, ज्यादातर सर्दी से ही आता है, बगैर सर्दी के भी आ सकता है। ठीक है, नाइट स्वेटिंग, यानी कि रात को पसीना आएगा। अब वजन, वजन में कमी हो जाएगा न, वजन में कमी किसको कहते हैं, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा वजन में कमी को बोलते हैं। कई बार एक महीने में 5 से 10 किलो तक की वजन की कमी भी दिखाई देती है, इसमें टीबी के मरीज में। वैसे तो देख लीजिए, मान लीजिए भाई किसी को कोई नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, या भाई कोई चोट लग गई, ठीक है, घबराहट हो गई, या कुछ और नुकसान हो गया, या शुगर वगैरह हो गया, तो कहीं भी जो है वो, जो इंसान का वजन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता ही है। ठीक है, लेकिन ये जो टीबी है, इसमें अनएक्सप्लेन्ड यानी कि बहुत तेजी के साथ, अनएक्सप्लेन्ड यानी कि बहुत तेजी के साथ, यानी कि एक महीने में 5 से 10 किलो वजन तक साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है इंसान का। ठीक है, अब थकान, यानी कि फटीग, इसका मरीज थका थका सा रहता है। सांस लेने में परेशानी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, मैं कल आपको पढ़ा रहा था, कल कल मैंने आपको पढ़ाया था दमा। दमा यानी कि सांस लेने में तंगी, यानी कि तंगी तनफ्फुस। तंगी तनफ्फुस में मैंने आपको पढ़ाया था तंगी तनफ्फुस मर्जी या तंगी तनफ्फुस अर्जी। अब ये तंगी तनफ्फुस मेहंदी, ये तंगी तनफ्फुस मर्जी हुआ या अर्जी हुआ,
अगर टीबी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो, तंगी तनफुस, मर्जी हुआ या अर्जी हुआ, ये मर्जी भी हुआ और अर्जी भी हुआ। ये मर्जी अगर फेफड़ों फेफड़ों की टीबी है और उसकी वजह से हो रहा है तो मर्जी हुआ, और अगर टीबी इंसान के जिस्म के दूसरे हिस्से में पहुंच गई है और फिर उसको कमजोरी की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रहा है तो अर्जी हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसलिए बता ताकि आपको याद आ जाए। फेफड़े की झिल्ली यानी कि पिल्यूरा, फेफड़े जो होते हैं एक झिल्ली में बंधे होते हैं, फेफड़ों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जिस तरह अंडे को जब हम उबाल के अंडे को फोड़ते हैं ना, उसको वो तो करते हैं, तो अंडे का जो खोल होता है उसके नीचे एक झिल्ली निकलती है जो अंडे को कवर करती है। तो इसी तरह फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पिल्यूरा बोलते हैं। पिल्यूरा और लंग यानी फेफड़ों के बीच में पानी भर जाए जिसको पिल्यूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो पिल्यूरल इफ्यूजन की वजह से भी कई बार टीबी हो जाती है। इसीलिए जब पिल्यूरल इफ्यूजन होता था किसी को तो उसकी टीबी की जांचें भी साथों साथ करा लेते हैं, क्योंकि अगर उसको मान लीजिए टीबी हो गई तो फिर उसको एटीटी यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो उसका पानी नहीं सूखेगा। उसको कितनी भी हाई एंटीबायोटिक दे लो, जब तक उसका एटीटी नहीं चलेगा उसका नहीं सूखेगा। कब तक? जब तक उसको एटीटी यानी कि टीबी की दवाई है, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट टीबी की दवाई नहीं चलेंगी। पानी अगर सुखा भी देंगे किसी तरीके से तो और निकलता रहेगा, सुखा देंगे और निकलता रहेगा। ठीक है, अब इसकी खून की जांचें क्या होंगी? नंबर एक, सबसे पहले कराएंगे छाती का एक्सरे। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, फेफड़े की टीबी है, उसमें सबसे पहले क्या कराएंगे? छाती का एक्सरे। एक्सरे, पीए व्यू। उसके बाद सीबीसी कराएंगे यानी कि ब्लड की जांच कराएंगे, खून की जांच का सीबीसी देंगे। सीबीसी में क्या क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, टीएलसी, डीएलसी, एचबी। एचबी तो शुरू में होगा, एचबी हो गया, टीएलसी हो गया, डीएलसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गई, एमसीवी, एमसीएच, बहुत सारी चीजें हैं, 13-14 जांचें हैं, 12-13 जांचें, ये सब की सब होती हैं किसमें? सीबीसी। सीबीसी में हमें ये पता लग जाता है मैक्रोफेज की क्या कंडीशन है। क्योंकि मैक्रोफेज ही लड़ते हैं ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। जिसे डीएलसी बोलते हैं आप, जिसे टीएलसी बोलते हैं, यही तो है रक्षा तंत्र, और इसका हमें सीबीसी में पता लगता है। तो हमें सीबीसी में यह पता लग जाता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उससे कितने ज्यादा जो मतलब हमारी रक्षा तंत्र है वो लड़ने में मसरूफ है, लड़ रही है, तो उसके लिए सीबीसी करा देते हैं। ईएसआर, ईएसआर जितने भी छाती के सीने के फेफड़ों के इन्फेक्शन होते हैं उसमें ईएसआर करा देते हैं। ठीक है, अब एक क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है दिमेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इसको बोलते हैं टीएसटी, दिमेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये इसको मॉन्टॉक्स भी बोल देते हैं आम जबान में, मॉन्टॉक्स करा लो। इसमें क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को जो है इंसर्ट कर देते हैं आधे एमएल को, जैसे कि ये बाजू है, बाजू में क्या करते हैं, 0.5 ml यानी कि आधे ml जो है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ करते हैं? इंट्राडर्मल। मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस ऊपर वाली खाल, डर्मिस बीच वाली खाल, और हाइपोडर्मिस नीचे वाली खाल। तो इन खालों के बीच में यानी कि डर्मिस में लगा देते हैं किसको? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को, जिसको पीपीडी भी बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, अंदर इंसर्ट कर देते हैं। कितना? आधा ml। ये पूछ लेते हैं कई बार कि मेंटोक्स में जो है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के कितने एमएल लगाते हैं? कितना एमएल लगाते हैं? आधा ml लगाते हैं। ये याद कहाँ लगाते हैं? ये पूछ लेते हैं कि क्या इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ठीक है, या सबकुटेनियस लगाते हैं, या इंट्राडर्मल लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? तो इंट्राडर्मल यानी कि जो डर्मिस होती है उसमें लगाते हैं। अब आपने देखा होगा जो ठीक है, अब इसका रिजल्ट जो मिलता है वो 48 से 72 घंटे में मिलता है। इसका रिजल्ट कब मिलता है? 48 से 72 घंटे में। ये जो मॉन्टेक्स होता है, सुन लीजिए, मैंटोक्स जो होता है ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, इधर ध्यान दीजिए मेहंदी प्लीज, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, एक जांच है, इसको मैंटोक्स जांच बोल देते हैं, मैंटोक्स ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, इसका पूरा नाम है एचटीएसटी। जब किसी मरीज को ये पता करना हो कि इसकी टीबी है या नहीं, तो वो आधा ml लगा करके जो है पीडीडी पीपीडी जो है प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है लगा करके उसके चारों तरफ एक घेरा खोल देते हैं, खींच देते हैं, और मरीज को ये कह देते हैं भाई इसको खुजाना नहीं, इस पे साबुन नहीं लगाना, इसको धोना नहीं, 3 दिन तक, यानी कि 48 से 72, 48 यानी कि 2 दिन, 72 यानी कि 3 दिन, 2 से 3 दिन इसको क्या नहीं करना, इसको धोना नहीं, खुरचना नहीं, खुजाना नहीं, कुछ नहीं करना, पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना। अब 48 या 72 घंटे के बाद जब मरीज जो है लैब में दोबारा आता है उसको दिखाने के लिए, जो कि लगा था, ठीक है, जहां लगता है वहां हल्का सा फूल जाता है, हल्का सा फूल जाता है, बहुत माइनोट सा। जब मरीज जो है लैब में आता है, ठीक है, लैब वाले डॉक्टर के पास, लैब टेक्नीशियन के पास या लैब स्पेशलिस्ट के पास जब आता है, तो वो देखते हैं, अच्छा, तो वो जो घेरा चारों तरफ खेलते खींचते हैं उसके चारों तरफ पेन से, अगर वो 5 mm से कम है, 5 मिलीमीटर से कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेंटोक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है वो नेगेटिव है।
वो जो घेरा है, अगर उसके अंदर जो जो स्किन में हल्का सा उभार हुआ था, अगर वो उभार 5 mm से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, इस आदमी को टीबी नहीं है। लेकिन अगर वो घेरा 5, 7, 8 mm, तो मान लेते हैं हो सकती है। लेकिन अगर वो घेरा 10 mm या 10 mm या 10 mm से ज्यादा, 15 mm या 15 mm से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इस मरीज को टीबी है। यानी कि रिपोर्ट क्या हो जाती है, पक्की हो जाती है। अगर 5 mm से कम है तो निगेटिव, 5 से 10 mm है तो हो सकती है टीबी हो। लेकिन अगर 10 mm से ज्यादा हो गई तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये पक्का हो जाता है कि इसको टीबी है। अब लेकिन कई बार ये जो जांच है, जिसको मेंटोक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, ये फॉल्स भी होती है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत भी हो जाती है। गलत कब होती है, मान लीजिए मरीज ने बीसीजी, बीसीजी जो वैक्सीन है वो टीबी के लिए लगती है, बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन लगवाई हुई थी। 5 दिन के बाद जो है वो मेंटोक्स के लिए पहुंच गए। ठीक है, तो चूंकि बीसीजी बीसीजी लगा था, जो वैक्सीन लगी थी टीबी की, तो 5 दिन के बाद जो है मेंटोक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट हो गया, तो उसमें जो है ये जो मेंटोक्स टेस्ट है ये पॉजिटिव आएगा। मरीज को टीबी है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि बीसीजी वैक्सीन टीबी की वैक्सीन लगवाई थी, तो मरीज को टीबी का जो टेस्ट है, मेंटोक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, ये पॉजिटिव आएगा। तो ये जो रिपोर्ट है क्या है, फॉल्स है, यानी कि गलत रिपोर्ट है। तो अगर बीसीजी की टीका लगवाने के बाद जांच कराई जाएगी तो रिपोर्ट फॉल्स। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी जांच कौन सी है, स्पुटम, यानी कि जो बलगम होता है, जो थिक म्यूकस यानी कि गाढ़ा म्यूकस होता है, उसको स्पुटम बोल देते हैं, बलगम बोल देते हैं। उसकी कौन कौन सी जांच होती है, रूटीन होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। रूटीन यानी कि आंख से देखा कि हाँ भाई कितना एमएल है, कैसे रंग का है, विस्कोसिटी कितनी है इसकी, गाढ़ा पतला कैसा है, ये रूटीन यानी कि जो आंख से देख करके उसके बारे में डॉक्टर लिखता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी से करते हैं, बलगम की स्लाइड बना बना के, आपने देखा होगा लैब में जो है स्लाइड्स बनती हैं। तो अगर जो इसमें जो लैब में स्लाइड बनेगी, बलगम की स्लाइड बनेगी, तो जो बलगम की स्लाइड होगी वो दो तरीके से करते हैं। जो एसिड फास्ट बेसिलाइस है, बेसिलस है, यानी कि एएफबी है, ये दो तरीके से करेंगे। नंबर एक तो स्मीयर करेंगे, नंबर दो कल्चर करेंगे। स्मीयर में क्या करते हैं, इस स्मीयर की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाती है। स्मीयर स्मीयर और कल्चर दोनों के दोनों जो है स्लाइड बना करके, कच की जो स्लाइड होती है माइक्रोस्कोप में रख करके सेट करके देखते हैं, दोनों माइक्रोस्कोप से होती है। ठीक है, स्मीयर की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाती है। ठीक है, और जो कल्चर है, कल्चर की रिपोर्ट 6 से 8 हफ्ते में आती है। ठीक है, 6 से 8 हफ्ते में रिजल्ट आता है कल्चर का। और इससे ये भी पता लग जाता है कि इस मरीज को टीबी कितनी ज्यादा है, यानी कि कितना ज्यादा इसको इन्फेक्शन है। और ये भी पता लग जाता है कि इस मरीज को कि कौन कौन सी दवाई जो है रेसिस्ट कर चुकी है, यानी कि अगर हम देंगे आराम नहीं होगा। और ये भी पता लग जाता है कि कौन सी दवाई हमें देंगे, हम देंगे तो इसको जो है अच्छा काम करेगी, रेसिस्ट नहीं है। किससे पता लग जाता है, एएफबी कल्चर। एएफबी कल्चर ये मान लीजिए तकरीबन ये फाइनल रिपोर्ट होती है। लेकिन आजकल जो है और लैब में भी काफी तरक्की हुई है, तो आजकल कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि उसमें उनसे भी कंफर्म रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे एलाइजा फॉर ट्यूबरकुलोसिस है, 2000-2500 रुपए के आसपास की जांच है इसका प्राइवेट में। ठीक है, एलाइजा फॉर ट्यूबरकुलोसिस, इससे भी तकरीबन कंफर्म रिपोर्ट मिल जाती है। और एक है क्वांटिफॉर्म टीबी गोल्ड टेस्ट, इससे भी तकरीबन जो है अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है, कंफर्म रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये महंगी जांचें हैं, बड़ी जांचें हैं, ये खून से हो जाती है, एलाइजा फॉर ट्यूबरकुलोसिस और क्वांटिफॉर्म टीबी गोल्ड टेस्ट। जी। अब ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, यानी कि अंग्रेजी में इसका इलाज क्या है। ठीक है, सरकारी तौर पर टीबी के इलाज के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकारी, सभी सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, जिसको डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट। ये भी एक सवाल पूछ लेते हैं कि जो सरकारी स्तर पर जो सरकार मुहिम चला रही है, जो सरकार टीबी के विरुद्ध अपना काम कर रही है, ये जो प्रोग्राम चला, इसको क्या बोलते हैं। तो डॉट डाल देंगे, डॉट डाल दिया, कुछ कुछ भी और 3 चीजें कुछ भी डाल देंगे इससे मिलती जुलती, ट्रीटमेंट डाल दिया, मेडिसिन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, डॉट। अब इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट है, एक है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, एक है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उसे बोलते हैं मरीज को टीबी हुई, टीबी जो है वो कंफर्म हो गई, इनमें से इन्वेस्टिगेशन कराए, जो कि मैंने अभी बताया, और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जो है कंफर्म हो गई भाई टीबी है। अब टीबी मरीज को पहली बार पता चला कि टीबी है, मरीज डॉक्टर के पास गया, तो जो पहली बार उसका इलाज चलेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट।
ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाई है? आइसोनाइज्ड, रिफाम्पिसिन, पाइरिजेनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 5 दवाइयां हैं। ठीक है। अब जो आइसोनाइज्ड है उसको कैसे देंगे, रिफाम्पिसिन को कैसे देंगे, पाइरिजेनामाइड को कैसे देंगे, इथाम्बुटोल को कैसे देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन को कैसे देंगे, इनको समझ लीजिए। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो 6 महीने चलता है। जो टीबी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, इस पर बहुत गौर करना, ये चीजें आपके काम आने वाली हैं। इन इन चीजों का पता होना चाहिए। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो ये तो 6 महीने चलता है, या कितने महीने चलता है, 9 महीने चलता है। ठीक है। अगर 6 महीने में 6 महीने के बाद जो है जांचें करा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, अगर लगता है भाई कंट्रोल हो गया तो 6 महीने के बाद ट्रीटमेंट रोक देते हैं। ये सार वगैरह सारी जांचें, सीबीसी वगैरह करा लेते हैं, चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं, उसमें पता लग जाता है। ठीक है। लेकिन कई बार 6 महीने में कंट्रोल नहीं होता तो 9 महीने में, तो 6 से 9 महीने में जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चलाते हैं। आइसोनाइज कितनी देते हैं? पहली दवा आइसोनाइज 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं, यानी कि एक ही खुराक देनी होती है दिन में। दिन में एक ही खुराक देते हैं। टीबी का इलाज वैसे तो सरकारी तौर से भी होता है, लेकिन टीबी का इलाज प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है। तो टीबी की जो है, जो पहली दवाई है आइसोनाइज, उसमें कितना देते हैं? 5 मिलीग्राम पर केजी। 5 मिलीग्राम पर केजी का यानी कि अगर अगर आदमी 60 किलो का है, आदमी अगर 60 किलो का है और 1 किलोग्राम के हिसाब, 1 किलोग्राम में दे रहे हैं 5 मिलीग्राम, तो 60 किलोग्राम के आदमी को कितना होगा? 6 पंजे 30, 300 mg हो गया ना। ठीक है। मान लीजिए 1 किलोग्राम पे 5 मिलीग्राम दवाई होगी। तो अगर आदमी, यानी कि टीबी का जो मरीज है वो 60 किलो का है, तो 60 × 5 = 300, तो 300 mg आइसोनाइज्ड देंगे। आइसोनाइज्ड की जो गोली देंगे वो 300 mg की देंगे। लेकिन अगर आदमी का वजन 80 किलो है, तो कितना हो गया? 8 पंजे 40, 400 mg। लेकिन नहीं, उसको भी 300 ही mg देंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डोज जो है वो 300 mg है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम डोज जो है वो 300 mg है। तो आइसोनाइज्ड की 5 मिलीग्राम पर केजी, अगर मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पूछ ले तो 5 मिलीग्राम पर केजी, और अगर इसकी मैक्सिमम डोज पूछ ली तो 300 mg। 300 mg वैसे 60 किलो के आदमी की बैठती है, लेकिन अगर 70 80 75 किलो का है उसके हिसाब से ज्यादा बैठती है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डोज है, यानी कि ज्यादा ज्यादा कितना दे सकते हैं, वो है 300 mg। अब इससे, ये जो इंग्लिश दवाई है टीबी की, इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो साइड इफेक्ट्स सुन लीजिए। एसोनाइड से क्या होता है? इससे लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि हिपेटाइटिस। लिवर में इन्फ्लामेशन है। लिवर का जो इन्फ्लामेशन है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लिवर में जो इन्फ्लामेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। नंबर 1 वायरल, हिपेटाइटिस A B C D E, ये वायरल है। नंबर दो बैक्टीरियल, और नंबर 3 क्या होता है? पैरासाइटिक। तो बैक्टीरियल भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है। तो ये जो हिपेटाइटिस हुआ है आइसोनाइज्ड से, आइसोनाइड जो एक दवा है टीबी की, ये जो हुआ है, तो ना तो ये जो हिपेटाइटिस है वायरल है, ना बैक्टीरियल है, ना पैरासाइटिक है। क्या है? ये मेडिसिन से हुआ है, दवाई से हुआ है ना, दवाई से हुआ, तो ये मेडिसिन से हुआ है। ठीक है। इसका मतलब ना हिपेटाइटिस A B C D E है, ना बैक्टीरियल वाला है, ना पैरासाइटिक है, ये मेडिसिन से हो रहा है, दवाई से हो रहा है। आइसोनाइज्ड का ये साइड इफेक्ट है, तो इसमें A B C D E नहीं हुआ है। ठीक है। इसमें ये हुआ, तो इसमें इसलिए क्या करते हैं, टीबी के मरीज को जब टीबी की दवाई चलाते हैं तो Leo 52 DS वगैरह, या कोई भी अच्छी कंपनी का जो लीवर टॉनिक होता है, आयुर्वेदिक यूनानी, वो चला देते हैं। कोई भी अच्छा यूनानी यूनानी जो है, जैसे जिगरीन है हमदर्द में, ये सब चीजें चला देते हैं। क्योंकि आइसोनाइज्ड क्या करती है, वो लीवर को डिप्रेस करती है, लीवर के ऊपर वो डालती है, लीवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। या हाथों पैरों में सूजन और भारीपन, यानी जिसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का क्या काम करना है? महसूस करना। तो ये जो है, इसके अंदर भी भारीपन आ जाता है और सुनपन आने लग जाता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है इसका, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि पेरिफेरल यानी कि जो इंसान की बॉडी में जो न्यूरोपैथ जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर भी जो है एक तरीके से सेंसेशन उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। किससे? आइसोनाइज्ड से। दूसरी बात, एक चीज होती है रिफॉम्पिसिन, एक दवाई रिफॉम्पिसिन है। रिफॉम्पिसिन कितना देते हैं? 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं रिफॉम्पिसिन को। लेकिन अगर मान लीजिए 60 किलो का आदमी है, तो कितना हुआ? 60 × 10 = 600 mg हो गया। 70 में 700 हो जाएगी, 80 किलो के आदमी की 800 हो जाएगी। लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज है 600 mg। तो रिफॉम्पिसिन कितने देंगे? अगर
अगर वजन कम है तो 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से जोड़ दीजिए। अगर वजन ज्यादा है, 60 किलो है, उससे ज्यादा है, तो सबको 600 mg देंगे एक दिन में। 600 mg से ऊपर डोज लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि 600 mg क्या है, 600 mg एक मैक्सिमम डोज। मेरे ख्याल से हमने पढ़ा है अभी रिफॉर्मपिसिन। तो रिफॉर्मपिसिन के साइड इफेक्ट क्या क्या है? इससे पेशाब यानी कि स्टूल, पेशाब, पेशाब और स्टूल, इससे पेशाब और स्टूल यानी कि पाखाना, पसीना, ऑरेंज यानी कि संतरे के रंग का आ सकता है। किससे? रिफॉर्मपिसिन से। जीआईटी अपसेट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, यानी कि जो हाजमे वाला सिस्टम है, जो पाचन वाला सिस्टम है, वो प्रभावित हो सकता है और पाचन खराब हो सकता है। किससे? रिफाम्पिसिन से। और इससे पसीना कैसा आ सकता है? गुलाबी आ सकता है, सॉरी गुलाबी नहीं, ऑरेंज वाला आ सकता है। पसीना, पेशाब और पाखाना यानी कि टट्टी, पेशाब और पसीना क्या आ सकता है? ऐसा आ सकता है ऑरेंज कलर का, यानी कि संतरे के रंग का आ सकता है। ये भी एक सवाल बनता है कि एटीटी में से कौन सी दवाई है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में वो कौन सी दवाई है जिससे जो है पेशाब, पाखाना, पसीना जो है वो संतरे के रंग का आ सकता है, ऑरेंज कलर का आ सकता है? वो है रिफाम्पिसिन। पायरिजिनामाइड, पायरिजिनामाइड की जो डोज है वो 25 मिलीग्राम पर केजी है। इससे गठिया होने का खतरा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या होता है, जब गुर्दे जो है खून को छानते हैं, खून को छान करके जो उसमें से पेशाब निकलता है, तो पेशाब को क्या करते हैं, हम पेशाब कर देते हैं। ठीक है, वो निकल के गुर्दों से आकर के यूरेटर और यूरिनरी ब्लड और यूरेथ्रा में को आउट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है जो पायरिजिनामाइड है, ये क्या एक्शन करती है गुर्दों के ऊपर, कि इसको पेशाब में नहीं निकलने देती यूरिक एसिड को। और ये जो यूरिक एसिड है, ये खून के सर्कुलेशन में दौड़ना शुरू हो जाता है, जिससे गोड़ों में, घुटनों में, जोड़ों में जो क्या हो जाता है, दर्द रहना शुरू हो सकता है। एक चीज दवाई होती है इथाम्बुटाल। इथाम्बुटाल 15 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। इससे क्या हो सकता है? इससे आंखों की नर्व, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, आंखों की नर्व, ये जो हमारी आंख है, ये जो देखती है, मान लीजिए हमारे सामने कुछ भी चल रहा है, तो ये मैसेज क्या बोलती है, मैसेज जो पहुंचाती है दिमाग को पहुंचाती है। दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है हमारे सामने मोटरसाइकिल है, आदमी है, कोई जानवर है, कोई पेड़ है, कुछ भी है, तो हमारा दिमाग हमें बताता है, उससे हमें पता लगता है कि हमने क्या देखा है। ये मैसेज चूंकि बहुत जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, इसलिए हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। हम समझते हैं आंख देख रही है और आ रही आंख ही हमें मैसेज भेज रही है। आंख मैसेज नहीं भेजती, सॉरी, आंख मैसेज तो भेजती, आंख नहीं हमें बताती, हमें दिमाग बताता है कि हमने क्या देखा है। हमें हमें दिमाग बताता है कि हमें क्या देखा है। तो जो आंख से जो मैसेज दिमाग को जाते हैं, वो एक नर्व के जरिए से जाते हैं। मैसेज तो नर्व के जरिए से जाते हैं ना। मान लीजिए यहाँ मच्छर बैठ गया, जब मैंने पेन घुसाया तो जो तकलीफ हुई, इसका जो मैसेज पहुंचा वो नर्व के हिसाब से, पेरिफेरल जो नर्व है वो दिमाग को पहुंचा, तो दिमाग ने हमें बताया कि कोई नुकीली चीज चुभ रही है, उसको हटा लो। ठीक है, अब क्या होता है, इसी तरीके से जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व यानी कि वो नर्व, ऑप्टिक बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, ऑप्टिक नर्व को ऑप्टिक बोलते हैं आंख को। ऑप्टिक आंख को बोलते हैं, नर्व वो नर्व जो आंख से पीछे को अंदर दिमाग में जा रही है। ठीक है, तो वो नर्व जो कि दिमाग में जा रही है आंख से मैसेज लेकर के, यानी कि आंख ने क्या देखा है ये दिमाग को बताती है कि मैंने ये देखा। दिमाग फिर हमें उस चीज का बता देता है कि आपने ये देखा, इंसान देखा है, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है, मोटरसाइकिल देखा है, पेड़ देखा है, पौधा देखा है, मकान देखा है, क्या देखा है, तो दिमाग हमें उस चीज को एहसास दिला देता है। तो ये जो मैसेज जाते हैं आंख से अंदर, ये क्या होती है, ये ऑप्टिक नर्व होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है। ठीक है, जिसे ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक का मतलब क्या हुआ? आंख। न्यूराई, इसे बोलते हैं नर्व। और टिस, जहां लफ्ज टिस आ जाए, टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये जो न्यूर तक तो बन गया नर्व। और आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसको अगर हम अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे, ऑप्टिक का मतलब आंख, न्यूर, न्यूर का मतलब नर्व, अर्टिस का मतलब इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, यानी कि आंख की नर्व में सूजन। तो आंख की नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। ये किससे हो जाता है? इथाम्बुटोल से। अब एक चीज है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक दवाई है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है ये एटीटी में शामिल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये इंजेक्शन फॉर्म में आती है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन कितने महीने लगता है इंसान को? 3 महीने तक लगता है। और कहाँ लगता है? इंट्रामस्कुलर यानी कि कुल्ले पे लगता है। और रोजाना एक इंजेक्शन लगता है।
रोजाना एक इंजेक्शन लगता है, कुल्ले पे लगता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन 3 महीने तक लगता है। ये गुर्दे में इन्फ्लामेशन या टॉक्सिसिटी इससे हो सकती है, यानी कि गुर्दा सूज सकता है, नेफ्राइटिस, गुर्दे की सूजन को क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस, या टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि गुर्दे को जो खराब चीजें इंसान के जिस्म से छान करके पेशाब में निकाल देनी चाहिए उनको नहीं निकालता, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसे नेफ्रोटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था, इसको भी बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। अब सेकंड लाइन ट्रीटमेंट किस क्या होता है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है ये 9 महीने से 30 महीने तक चलता है, यानी कि 9 महीने से लेकर के 2.5 साल तक का इलाज होता है। ये किन लोगों को हो जाता है, ये उन लोगों को हो जाता है, मान लीजिए किसी को टीबी हुई, टीबी होने के बाद कंफर्म हो गई, उसने सारी जांचें एलाइजा फोर्टिबल गोल्ड टेस्ट और सीबीसी एस आर और चेस्ट एक्सरे सब कुछ कराया, उसका कंफर्म हो गया, मेंटक्स वगैरह सब कुछ कराया, उसका कंफर्म हो गया कि भाई इसको टीबी, उसने इलाज किया, 3 महीने उसने इलाज किया, 3 महीने इलाज करने के बाद क्या हुआ, 3 महीने इलाज करने के बाद उसने सोचा कि मैं आराम हो गया, तो डॉक्टर जो है ऐसे ही कहते हैं, इन्हें तो बोलने की आदत है, और तू दवाई छोड़ और मौज कर, तो दवाई छोड़ दी। तो जब दूसरी बार टीबी होगी, तो जब दूसरी बार टीबी होगी वो पहले जैसी नहीं होगी, वो पहले से खतरनाक होगी। जो दूसरी बार टीबी होगी, वो टीबी क्या होगी, पहले से खतरनाक होगी। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, और किसी ने बीच बचाव कर दिया, भाई देखो लड़ना बुरी बात है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए वगैरह वगैरह, समझौता करा, छुट्टी। तो जो दूसरी लड़ाई होगी ना, वो पहली लड़ाई से खतरनाक होगी। क्यों? क्योंकि दोनों को लड़ने का पता लग गया और एक दूसरे की कमजोरी का पता लग गया, और दोनों ने अपने आप को मजबूत भी कर लिया। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि एक ही आदमी से बार बार न लड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरियां जान जाएगा, ठीक है। तो यही जो नियम है, ये लगता है बैक्टीरिया के ऊपर और इंसान के ऊपर। कैसे? बैक्टीरिया के ऊपर और इंसान के ऊपर कैसे लगता है? वो बैक्टीरिया जिसके लिए आपने ये आइसोनाइज रिफाम्पिसिन, पैराइजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन चला दी थी, वो मरने लग रहा था, लेकिन आपने उसके मरने से पहले ही क्या किया, इतना वो कमजोरी हुआ था, अधमरा हो गया था, आपने उठा के आगे दवाई रोक दी। अब वो कुछ दिन तो अपने आप को सुधारेगा, कुछ दिन अपने आप को सही करेगा, कुछ दिन सही करने के बाद वो पहले से मजबूत होकर सामने आएगा, ठीक है। और वो फिर जो है उसको सेकंड लाइन ट्रीटमेंट दे, यानी कि जो मरीज दवाई को छोड़ दे, तो फिर जो है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इससे काम नहीं चलेगा, फिर उसका सेकंड लाइन ट्रीटमेंट चलेगा, और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जो है 9 महीने से लेकर के 2.5 साल तक चलता है, यानी कि 3 महीने तक चलता है, और मुस्तकिल दवाई खानी पड़ती है, और डेली दवाई खानी पड़ती है। 3 3 साल तक, सॉरी मैंने 3 महीना बोला, 3 साल तक, यानी कि 9 महीने से लेकर के 3 साल तक, ठीक है। यानी कि 9 महीने हो गए, 30 महीने, 30 महीने, 30 महीने कितना बैठ गया, 2.5 साल। जी। तो 9 महीने से लेकर के 2.5 साल तक दवाई खानी पड़ती है, और रोजाना खानी पड़ती है। 9 महीने से लेकर के 30 महीने, यानी कि 2.5 साल तक दवाई खानी पड़ती है, और रोजाना खानी पड़ती है। किसको? जिसने एक बार इलाज छोड़ दिया हो। नियम क्या है, 9 महीने से 30 महीने, 30 महीने के बन गए 2.5 साल, तो 9 महीने से 2.5 साल, जिसने पहली बार ट्रीटमेंट छोड़ दिया हो, उसको सेकंड लाइन ट्रीटमेंट चलता है। वो ट्रीटमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कैप्रियोमाइसिन होती है, साइक्लोसाइनिन होता है, एमिकासिन होता है, माइक्रोलाइड्स होते हैं, लियोफ्लोक्सासिन होता है। जो माइक्रोलाइड्स है वो क्या है, एजिथ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, क्लरिथ्रोमाइसिन है। ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। अब इसके अलावा क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में इसमें बीसीजी वैक्सीन लगती है, पैदाइश के फौरन बाद लगा देते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले 24 घंटे में बीसीजी की वैक्सीन लगा देते हैं। तो एक तो इसमें ये याद रखना है कि बीसीजी की कितनी अमाउंट लगती है, यानी कि कितनी मात्रा जो बीसीजी वैक्सीन होती है मरीज को लगती है, 0.5 ml लगती है, यानी कि आधा ml लगती है, ठीक है। कहाँ लगती है, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल यानी कि डर्मिस में लगती है, ठीक है। और एक ये सवाल पूछ लेते हैं कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस क्लाइमेट ग्योरिन। इसके फुल फॉर्म को भी ध्यान रखना है, इसके फुल फॉर्म में आपको कुछ और दे दिया, साथ में आपको पूछा बीसीजी, फुल फॉर्म में जो है कई नहीं 3 4 चीजें लिख दी, तो आपको याद रखना बैसिलस क्लाइमेट ग्योरिन को कहते हैं, ठीक है। एक आपने देखा होगा कहाँ लगाते हैं, जो लेफ्ट बाजू होती है, लेफ्ट बाजू पे लगाते थे, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं 6 महीने के, तो ये 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, तो उनका यहाँ फुल्का सा उठा रहता है। उनका यहाँ फुल्का सा उठा, तो फुल्का क्या होता है, उनको उनको जो है वो बीसीजी की वैक्सीन लगी होती है, वो बीसीजी का टीके का निशान होता है। और कई बच्चों को तो जो है वो पूरी उम्र के जो है, मतलब एक छोटा सा गड्ढा सा दबा हुआ सा वो पूरी जिंदगी रहता है, और वो क्या होता है, वो बीसीजी उनको वैक्सीन लगी हुई होती है उसका होता है, ठीक है।
लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट में लगता है, अपर आर्म में लगता है, सबकुटेनियस लगता है, इंट्राडर्मल लगता है। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए।